हर साम्राज्य की एक बुनियाद होती है जो रखी जाती है खून, तलवारों, किस्मत और फतह से। सन 1453 में रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन दी 11th और ऑटोमन सुल्तान मेहमद II के बीच कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए हुई एक जोरदार जंग। 23 फौजों ने इस बेमिसाल शहर पर कब्जा करने की कोशिश की, सब नाकाम हो गई। इस खून खराबे के बीच एक ऐसा राजा होगा जो जीतेगा और अगले 300 सालों के लिए इतिहास की दिशा बदल कर रख देगा। जब एक हुकूमत का सूरज चढ़ता है तो दूसरी का ढलता है। मारा ब्रैंकोविच 15वीं सदी की एक बहुत ही अहम शख्सियत थी। मेहमद उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता था, वो बहुत खास थी। उसका सबसे रिश्ता था, चाहे कॉन्स्टेंटिनोपल का शाही परिवार हो या सर्बिया के शासक हों। वेस्ट में भी उसके काफी संपर्क थे। वो एक जरूरी कड़ी थी जो स्लाविक देशों, ग्रीक देशों, ऑटोमन हुकूमत और पश्चिमी दुनिया को जोड़ती। मुराद की मौत के बाद मारा ब्रोंकोविच चाहती तो गुमनामी की धुन में खो जाती, पर वो मेहमद के दरबार की एक सबसे अहम सलाहकार बन गई। दो हफ्तों तक ऑटोमन सुल्तान II कॉन्स्टेंटिनोपल पर गोले बरसाता रहा। तोपों का अब तक का सबसे बड़ा हमला। मेहमद ने अपनी सबसे माहिर टुकड़ियों को शहर की पत्थरों की प्राचीन दीवारों को भेदने के लिए भेजा था। सम्राट कॉन्स्टेंटीन के बचाव का मुखिया था इटली का भाड़े का फौजी जियोवानी जस्टिनियानी, जिसने हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। दीवारें अब तक टिकी हुई थीं, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल की लड़ाई एक साथ कई मोर्चों पर लड़ी जा रही थी। अगर हम कॉन्स्टेंटिनोपल का भूगोल देखें तो तकरीबन चारों तरफ से वो पानी से घिरा था। वहाँ पानी में फौज तैनात करनी बहुत ही जरूरी थी ताकि किसी भी हमले पर नजर सके। और वो सरहद काफी कमजोर मानी जाती थी, खासतौर पर अगर कोई घुसपैठ करके घेराबंदी वहां से करे। मध्यकाल में कॉन्स्टेंटिनोपल दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक था, पर इसकी हिफाजत में एक कमी थी। गोल्डन हॉर्न के पास समंदर की तरफ वाली इसकी दीवारें कमजोर थीं और वहां पर टुकड़ियां भी नहीं थीं। गोल्डन हॉर्न के दरवाजे पर सुरक्षा का एक इंतजाम था, लोहे की एक भीमकाय चेन जो करीब 800 मीटर लंबी थी। तुर्कों के पास एक विशाल नेवी थी, पर वो गोल्डन हॉर्न में घुस नहीं सकी क्योंकि वहां पर एक विशाल चेन थी जो शहर से लेकर जेनोवीज कॉलोनी तक फैली हुई थी, गलाटा तक। तो अगर दुश्मन का कोई जहाज आता था तो चेन खींच दी जाती थी ताकि जहाज आगे ना बढ़ पाए, और फिर उन जहाजों पर नौसेना गोले दागती थी क्योंकि वो फंसे हुए थे। अगर कोई दोस्ताना जहाज होता तो वो चेन नीचे कर देते ताकि वो अंदर जा सके। रोमन नेवी छोटी थी, उसमें 30 से भी कम जहाज थे, पर वो गोल्डन हॉर्न के बंदरगाह के भीतर सुरक्षित थी। मेहमद ने इससे पहले के 23 हमलों का अध्ययन किया और उसे समझ में आया कि समंदर के रास्ते को काबू में किए बिना जीत नामुमकिन है। उसकी नई 126 जहाजों की नौसेना कई हफ्तों से गोल्डन हॉर्न पर सुरक्षा के इंतजामों का अध्ययन कर रही थी। ऑटोमन के बारे में ये कहा जाता था कि वो समंदर में उतने माहिर नहीं हैं। ये कहा जाता था कि ऑटोमन जमीन पर माहिर हैं, जबकि समंदर पर तो ग्रीक लोगों का राज चलता है। इसलिए मेहमद ने अपनी नेवी पर बहुत ज्यादा पैसे लगाए थे। एक डर ये भी था कि बाइजेंटाइन्स की मदद के लिए इटालियन देशों की नेवी कभी भी आ सकती है, तो इस घेराबंदी के समंदर वाले पहलू को अक्सर भुला दिया जाता है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक ऑटोमन को पता चला कि जेनोवीज जंगी जहाज पश्चिम में भूमध्य सागर से यहाँ आ रहे हैं। वो 3 दिन में यहाँ पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, हवा का रुख बिल्कुल सही है। जेनोईज फौज को दुनिया की सबसे खूंखार फौज माना जाता था। उसे रोकने का जिम्मा मेहमद के चोटी के सिपहसालार को दिया गया था, बाल्टोलुस सुलेमान।
बाल्टोलू का मतलब है जंग की कुल्हाड़ी का बेटा। इतने साल जानिसारी टुकड़ी में काम करते हुए वो एक खूंखार जांबाज की तरह मशहूर हो गया था। उसे जेनोइज लोगों को किसी भी कीमत पर कॉन्स्टेंटिनोपल तक पहुंचने से रोकना था। पर यहां उनका सामना सिर्फ इटालियन जंगी जहाजों से नहीं था। मामरा का समंदर अपनी खौफनाक हवाओं और लहरों के लिए जाना जाता था। बाल्टोलू बेसब्री से दुश्मन के जहाजों का इंतजार कर रहा था। जेनोइज बेड़ा पोजा था क्योंकि सम्राट कॉन्स्टेंटीन लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे। उनके शहर की हिफाजत के लिए यह बहुत जरूरी था। 20 अप्रैल को ये जंगी जहाज मामरा समंदर में दाखिल हुए और वहां ऑटोमन नेवी उनका रास्ता रोकने को एकदम तैयार थी। ईसाइयों के 4 जहाज डूबते हुए नजर आए। 3 जहाजों में पोप ने फौजी मदद भेजी थी, धनुष वाले फौजी और दूसरे फौजी, और एक जहाज में खाने की चीजें थी। चार जहाज चले आ रहे थे और टर्किश एडमिरल ने अपने शिप को सही दायरे में लाया। शहर के जमीनी दीवार वाले हिस्से में बचाव करने वाले रोमन फौजियों और ऑटोमन सिपाहियों के बीच जंग जारी थी। मेहमत की टुकड़ी ने कॉन्स्टेंटिनोपल की कभी भेदी न जा सकने वाली दीवारों के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया था। अगर वो इन्हें तोड़ कर नहीं जा सकते तो इनके नीचे से चले जाएंगे। मेहमत का सुरंगें बनाने का ये काम संभाल रहे थे सर्बिया सैकड़ों खदान मजदूर। मेहमत ने सर खुदाई करने वाले मजदूर बुलवाए थे। उस जमाने में उन्हें खदान मजदूर कहा जाता था। उन्होंने दीवारों को कमजोर करने के लिए उनके नीचे सुरंग खोदी ताकि उन्हें गिराया जा सके। ऑटोमन दीवारों के नीचे सुरंग खोद रहे थे। इसका मकसद था कि ये दीवारें खुद आप ही ढह जाएं। इस बीच वो शहर की दीवारों पर गन पाउडर लगा रहे थे ताकि वो अपने आप गिर जाएं, या वो नीचे से आग लगा रहे थे और उसका भी यही असर होने वाला था। मतलब दीवारें इससे भी गिरने वाली थी। पर सम्राट कॉन्स्टेंटीन और रोमन लोगों के पास इसका भी जवाब था। जॉन ग्रांट स्कॉटलैंड का एक फौजी, और उसकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। जॉन ग्रांट एक बहुत ही दिलचस्प शख्स था और पूरे इतिहास में आपको इस तरह के कुछ ब्रिटिश लोग मिल जाएंगे जो हर जंग में शामिल थे, और ज्यादातर वो स्कॉटलैंड के होते थे। पता नहीं उनके जीन में था या क्या वजह थी, वो जंग में माहिर होते थे। ग्रांट एक इंजीनियर के तौर पर काफूर था, और जब घेराबंदी का दायरा टाइम की तरफ बढ़ा तो उसके हुनर की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ खदान में काम करने वालों की जरूरत थी। इसे रोकने के लिए दूसरी तरफ खुदाई करना जरूरी था। तो मजदूरों की दूसरी टोली जमीन के नीचे खुदाई करती थी और सुनने की कोशिश करती थी कि पहली टुकड़ी खुदाई कर रही है या नहीं। ग्रांट ने एक सीधी साधी रणनीति बनाई थी। उसने पानी की टंकियां भरवा कर रख दी और फिर पानी की लहरों पर नजर रखता रहा। इस तरह वह उन बारूदी सुरंगों को पहचान पाया। कुछ दिनों और हफ्तों में सर्बिया के खदान मजदूरों ने ऑटोमन फौजियों की खंदकों से शहर की दीवार तक सुरंग बना दी थी। बाल्टोलू और ऑटोमन नेवी जेनोइज बेड़े को गोल्डन हॉर्न के सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचने से रोक रहे थे, पर पहले उन्हें ज्यादा बड़े और ज्यादा तेज जहाजों को रोकना था। ऑटोमन नाविकों ने रफ्तार पकड़ी और अपने तीरंदाजों को जेनोइज जहाजों के करीब ला दिया। धीमी पड़ती हवा ने जेनोइज जंगी जहाजों को धीमा कर दिया। करीब आते ऑटोमन अब आसानी से उन पर हमला करते। हवा रुक गई थी, इटालियन जहाज अटक गए थे। इस बीच ऑटोमन नेवी की छोटी नावों ने उनके पास जाकर हमला कर दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल की पश्चिमी दीवारों के बाहर सर्बिया के खदान के मजदूर शहर की तरफ खोदते चले जा रहे थे। जॉन ने सुरंगों में ग्रीक फायर से आग लगा दी। ये नेपाम का प्राचीन रूप था जो हर चीज से चिपक जाता था और उसे घंटों तक जलाता रहता था। मेहमत के दर्जनों सुरंग मजदूर मारे गए, जबकि कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें अभी भी कायम थीं।
मामरा के समंदर में हवाएं पूरी तरह से रुक गई थीं। अटक गए जेनोइज बेड़े के पास अब वक्त बहुत कम था। ऑटोमन जंगी जहाज करीब आ रहे थे। ने जहाजों को आपस में बांध दिया और एक तैरता हुआ किला बना लिया। हालांकि वो मजबूर नजर आ रहे थे, पर ईसाई जहाजों का एक फायदा था, वो ऊंचे थे और ऑटोमन जहाजों पर नीचे हमला कर सकते थे। ऑटोमन नेवी के पास हदरिका नाव थी, वो मामूली नावें थी, जबकि यूरोपियन लोगों के पास तो ऊंचे जहाज थे। और जब हदरिका किसी ऊंचे जहाज के पास आती पर चढ़ना पड़ता तो यूरोपियन लोग उन्हें आसानी से मार देते, लेकिन ऑटोमन्स के लिए मुश्किल काम था। इस अफरा तफरी में बॉल्टोलू बुरी तरह घायल हो गया था। मामरा समंदर की बेभरोसे की हवाओं ने एक बार फिर कमाल दिखाया। जेनोइज जहाज के पाल पूरी तरह तैयार हो गए। अब उन्हें गोल्डन हॉर्न तक पहुंचने की आखिरी कोशिश करनी थी। बॉल्टोलू के बहुत सारे फौजी घायल हो गए या मारे गए और इस तरह वो तेजी से बढ़ते जेनोइज बेड़े से लगातार पिछड़ता चला गया। दोनों फौजों ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, पर आखिरकार ये 4 जहाज किनारे पर लगी चेन तक पहुंच गए। चेन को नीचे किया और वो पार निकल गए, और इस तरह उन लोगों का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया। 140 नावों वाली ऑटोमन नेवी 4 जेनोइज जहाजों को बिल्कुल रोक नहीं पाई, और उनमें 3 ही फौज के थे। और मेहमत को यह जानकर बहुत गुस्सा आया। यह गुस्सा जायज भी था। मेहमत लोगों की मिसालें दिया करता था। उसकी नेवी का सरदार बाल्टाग्लू समुद्री लड़ाई में बुरी तरह नाकाम रहा था, और मेहमत उसे पूरी फौज के सामने सजाए मौत देने वाला था और उसे वहीं मार दिया जाने वाला था। इससे बाकी सबके मन में यह बात बैठ जाती कि यहाँ नाकामी के लिए कोई जगह नहीं है और सुल्तान की नजर सब पर है। कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवार के बाहर मेहमत की नाकामी की खबर बॉल्कन तक पहुंच गई थी। उसकी सौतेली मां मारा आजकल अपने पिता सर्बिया के राजा ड्यूराज ब्रोंकोविच के महल में रहती थी। उनके और ऑटोमन के बीच एक नाजुक शांति समझौता था। सर्ब और हंगेरियन लंबे वक्त से ऑटोमन के दुश्मन थे। 9 साल पहले मेहमत की पहली हुकूमत के दौरान हंगेरियन लोग हमला कर चुके थे। वो लगातार खतरा बने हुए थे। करीब 3 हफ्तों तक लड़ाई के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल की घेराबंदी बेकार साबित हो रही थी। मेहमत को फैसला करना था कि पीछे हटकर वो अपने नुकसान को कम करना चाहेगा या अपने पैंतरे बद। उसके खेमे में एक और बड़ा सवाल भी मंडरा रहा था, क्या उसे अभी भी अपनी फौज पर भरोसा है? ऑटोमन खेमे में सबका हौफ चुका था। फौज में कुछ लोग थे जो इस लड़ाई के पक्ष में नहीं थे, पर यह भी मुमकिन था कि अगर घेराबंदी लंबी चलती तो कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए पश्चिम से मदद आ जाती और ये लोग तबाह हो जाते। मेहमत जवान और जिद्दी था। वो एक ऐसा कारनामा करना चाहता था जो इतिहास में जाना जाए, पर चंदारनी जैसे लोग दरअसल नौकरशाह थे। वो कहते चलो समझौता कर लेते हैं, पड़ोसियों से सावधान रहना चाहिए, जितना कुछ हासिल हो गया है वो अच्छा है। बड़ा कारनामा किया जा सकता था, लेकिन किस कीमत पर? क्योंकि अगर मेहमत इस शहर को जीतने में नाकामयाब रहता है तो आगे क्या होगा? पश्चिम से मंडराते हमले की अफवाहें चुपके से रोमन और ऑटोमन दरबारों तक जा पहुंची थी। कॉन्स्टेंटिनोपल के नीचे पानी की निकासी का एक जाल फैला था। यह शहर से जाने का खुफिया रास्ता था। ऑटोमन पर रोमन साम्राज्य से समझौते का दबाव था। कॉन्स्टेंटिनोपल में घुसने का तरीका खोज रहा था, पर उसके पास वक्त कम था। और नेपोलियन में कई बातें एक जैसी हैं। दोनों में काफी दम था और किस्मत का साथ भी। उसे ये पता था कि किस्मत उसके साथ कदम मिलाकर चलती है, और इसीलिए जो कुछ भी मेहमत ने किया उसका दांव सही पड़ता गया।